डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर 25 जून 2026 का द हिंदू एनालिसिस करेंगे हम लोग। और कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो इंडियन एक्सप्रेस के भी मैंने चूज़ किए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आपको एक कैवेट देना चाहूँगा यहाँ पे कि मेरा जो कंटेंट है ना, ये मैंने खुद अपने नोट्स बनाए हैं, अखबार पढ़ा है, फिर मैंने स्टैटिक बुक का सहारा लिया है, और फिर उसके बाद मैंने कुछ एआई को भी यूज़ किया है। तो मैंने कंटेंट खुद से बनाया है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ स्लाइड बस कॉपी पेस्ट किया, छाप दिया करके, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अभी मैं आपको दिखाऊंगा कंटेंट सारा कि कैसे मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है। तो बाकी कोचिंग की तरह नहीं हूँ मैं कि स्लाइड बना के और बस कॉपी पेस्ट करके पढ़ा दिया करके। अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। और मैंने पूरे ग्रामर सेंटेंसेस भी नहीं यूज़ किए हैं, ताकि आपको बस कीवर्ड्स पता लगें और आप मेंस आंसर रेडी टाइप के नोट्स आपके पास हों। डेली आपको मिलेंगे ऐसे नोट्स। तो आज है 25 जून, थर्सडे दिन है आज। पहला टॉपिक है पब्लिक सेफ्टी, अर्बन रेगुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पैराडॉक्स। ये क्या है, पढ़ते हैं इसको। द हिंदू में विकसित एंड सुरक्षित नाम का ऐसा कुछ आया था, लेकिन मैं आपको पूरा कंटेंट देना चाहूँगा इसमें, इसके बियॉन्ड भी, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। आपको पता है लखनऊ में दोस्तों भी आग लगी थी, फैटल फायर थी, जिसमें 15 लोगों की जान गई। उसमें कुछ बच्चे भी थे जो आग से जल के मर गए। और अभी कुछ दिन आपको पहले पता होगा कि दिल्ली में भी ऐसी आग लगी थी, जिसमें कुछ फॉरेन नेशनल भी थे। तो इसमें इस आर्टिकल में बताया गया है कि ये अनसाइंटिफिक अर्बनाइजेशन जो किया गया है, जो शहरीकरण जो किया गया है, ये बेकार है। मतलब कोई प्लानिंग नहीं की गई इसके लिए, कोई कोड नहीं हमारे पास है। हमारे पास कोई सिटी डेवलपमेंट कोड नहीं है, जैसा कि जर्मनी और यूरोप में होता है। तो ये होना चाहिए। जैसे न्यूयॉर्क शहर बनाया गया, बसाया गया है, तो उसके लिए प्रॉपर कोड था कि हाँ बिल्डिंग कैसे बनेंगी, सब कुछ कोड था। लेकिन भारत में ऐसा कोई कोड नहीं है। तो अभी ट्रिलेमा क्या है, मतलब 3 समस्याएं हैं। ट्रिलेमा का मतलब 3 समस्याएं, डिलेमा का मतलब 2 समस्याएं। तो अर्बन गवर्नेंस ट्रिलेमा क्या है, 3 चीज़ें यहाँ पे हैं। एक तो डेमोग्राफिक प्रेशर है कि जिसके पास भी पैसा होता है गांव में, वो तुरंत शहर को भागता है क्योंकि शहर में सुविधाएं होती हैं। रेगुलेटरी पैरालिसिस, रेगुलेशन की कमी है एक। ठीक है, कि कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, फिर म्यूनिसिपैलिटी के पास कितनी ताकत है, ये सब चीज़ें दिक्कत में रहती हैं। स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि पावर हमारी ले जाए कोई, तो ये रहता है। और फिर नॉन स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, की स्टैंडर्ड कोई है ही नहीं, सेट नहीं किया गया है, कोई यहाँ पे बॉडी नहीं है जो सेट कर सके। तो इसीलिए मीडिया ने क्या बोल दिया है कि ये एक्सीडेंट, ये फायर इसलिए लगी है क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट जो तार हैं बिजली वाले, उनसे लग के आग लगी है। बट यहाँ पर कोई रियल इशू नहीं उठा रहा, रियल इशू कुछ और है। पहला बात है कि स्किल डेफिसिट पुश फैक्टर, ये आप हेडिंग मेंस में डायरेक्ट लिख सकते हो एक सब हेडिंग करके। मैंने इसीलिए आपके लिए नोट्स बनाए हैं इसमें। तो एआई का दोस्तों जब यूज़ होगा तो ट्रेडिशनल जो हायरिंग होगी, जो लोग मेहनती थे, और जो लोग एक तरीके से मेहनती, क्या मतलब जो लोग फिजिकल वर्क करते थे, जिनको एक एक्सपीरियंस था, उन लोगों की होगी छुट्टी है। तो करोगे क्या फिर आप। तो इसमें क्या है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है, जो अभी एजुकेशन जो कम हायरिंग कर रहे हैं, टीचर्स भी उनके पास कम है, केवल एक स्टाफ है। जब एक रूम में ही आप लेकर के डिजिटल बोर्ड लेके पढ़ा रहे हो, तो आप ज़्यादा हायरिंग क्यों करोगे, आवश्यकता इतनी नहीं है। तो इसलिए बताया जा रहा है कि टेक्निकल जो ट्रेडिशनल लोग जो थे, जो हायरिंग करते थे, रूम की एग्ज़िट क्या है, वो क्या है, एंट्री क्या है, तो कैसे कर पाओगे आप। अभी क्या है कि कोचिंग वाले पढ़ाते तो ऑफलाइन लोगों को भी हैं, लेकिन उनका मेन फोकस रहता है ऑनलाइन का। सेम बोर्ड लगा हुआ है, वो ऑफलाइन भी लोग पढ़ रहे हैं, और यूट्यूब पर या किसी ऐप पर वो ऑनलाइन भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक एक दिक्कत ये है कि स्किल डेफिसिट पुश फैक्टर, आप ऐसा लिख सकते हो पूरा का पूरा ये सेटअप। फिर है रेगुलेटरी कैपिटलेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि ये जो प्रॉपर्टी थी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, और ये अनऑथराइज्ड बिल्डिंग पे बनी हुई थी। मतलब अनऑथराइज्ड एक तरीके से कॉमर्शियल इसका यूज़ किया गया, और कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया यहाँ पे। और डेमोलिशन ऑर्डर्स दिए गए जो थे, उसको इग्नोर कर दिया गया। क्यों डेमोलिशन ऑर्डर्स दिए गए होंगे? बाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ ऑफिसर्स को करप्शन दे करके ये चीज़ें कैंसिल करवा दी गई। बिकॉज एक नई बिल्डिंग बनाने में काफ़ी खर्चा आता है, और जब तक बेकार बिल्डिंग से आपका किराया आता रहे तो क्यों आप गिरवाओगे। मालूम मैं कहीं और रह रहा हूँ और मेरी बिल्डिंग दिल्ली में है, और वो बिल्डिंग बहुत बेकार हो चुकी है, तो मैं क्यों चाहूँगा कि मैं उस बिल्डिंग को गिरा के नहीं बनाऊँ। जब तक उससे किराया आता जाए तब तक मैं लेता जाऊँ, फिर देखा जाएगा जब कभी गिर जाएगी बिल्डिंग। ठीक है, तो इकोनॉमिक एसेट क्रिएशन वर्सेस यहाँ पे सिविक फैसिलिटी, सिविल सेफ्टी स्टैंडर्ड,
इनके बीच में ये है कि कितना वो सेफ्टी उसकी उस बिल्डिंग की है और जो वहाँ पे उसे पैसा लगा हुआ है उसका। तो एक तरीके से यहाँ पे टसल चल रही है। फिर यहाँ पर बात आती है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा लगा था बिल्डिंग में और उसके हिसाब से क्या स्टैंडर्ड सेफ्टी थी वो नहीं थी। पता लगा बिल्डिंग तो बहुत पुरानी हो गई है, वो एक एसेट की तरह है, मतलब पैसा कमा के दे रही है। एसेट का मतलब होता है जो पैसा कमा के दे, लाइबिलिटी का मतलब होता है जब कर्ज देते हो आप। तो सिविक उस क्या सेफ्टी वो इतनी दे पा रही है वो जो एसेट है? नहीं ना। तो आप इस एसेट को गिराइए, नहीं बनवाइए एसेट। इलेक्ट्रिकल फायर, अब मीडिया वालों ने खूब सारा किया है कि ये तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की वजह से हो गया, बेकार था इसीलिए। दोस्तों आप एक चीज़ देख रहे हो कि कितनी अच्छी हैंडराइटिंग में मैंने आपको दिया है। टाइम काफ़ी लगता है इसमें, मैंने खुद लिखा है इसको, ऐसा नहीं कि बस जल्दबाजी में लिख दिया, बहुत टाइम लगा मुझे, ठीक है। बट ये जो न्यूज़पेपर आर्टिकल है ये करा नहीं, रियल रूट काज कुछ और है। क्या है? टेक्निकल है। मतलब जो है आर्क फॉल्ट जो था प्रोटेक्शन, जो AFPD नाम से आर्क फॉल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस, ये लगी ही नहीं थी उसमें बिल्डिंग में। तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट उसमें हो गई। डिज़ाइन फेलियर क्या है कि लैक ऑफ कंपार्टमेंट, निकलने की जगह ही नहीं थी। स्मोक भर गया, जब आग से जब स्मोक भर गया तो स्मोक बाहर निकल ही नहीं पाया। तो डिज़ाइन फेलियर कि उस बिल्डिंग को बनाया ऐसा गया था, मतलब बनी या थी, या आप कह लो कि बिना नक्शे के बनवाई गई होगी। अक्सर ऐसा होता है कि भारत में बिना नक्शे के ही बना देते लोग हैं अपना। तो एक एग्जिट, और ख़ास करके जब आप कमर्शियल यूज़ के लिए कुछ यूज़ करते हो तो उसके लिए नक्शा लेते हो, बट ऐसा नहीं हुआ। और पता लगा था, यही पाया गया है कि वो कमर्शियल यूज़ के लिए था भी नहीं, उसको लोगों ने बेकार में यूज़ ले रखा था। अब फायर फोरेंसिक एक्सपर्ट भी नहीं थे बिल्डिंग में कि अगर कभी आग लगती है तो क्या करोगे उसमें। होता ना, अक्सर एक तरीके से एक्सपर्ट होते हैं वहाँ पे एक दो। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में बात की जा रही है कि होने चाहिए। ये पूरा आर्टिकल हो गया। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 2 पे। यहाँ पे सिविक सोसाइटी रेगुलेशन अकाउंटेबिलिटी एंड स्टेट सर्वेलांस। ये क्या है? आपको पता होगा कि जो भारत में जो NGO हैं, बहुत सारे NGO अच्छा काम करते हैं, जैसा कि सोसाइटी को अच्छा करने के लिए हेल्थ पे, एजुकेशन पे। जैसे प्रथम NGO एक है, प्रथम NGO है, उसकी असर रिपोर्ट आती है जिसको गवर्नमेंट भी इस्तेमाल करती है। असर रिपोर्ट काफ़ी अच्छी आती है। जो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है, हेल्थ के सेक्टर में कई सारे NGO हैं। ग्रीन एनर्जी के ग्रीन पीस जैसे है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ग्रीन पीस काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। बट कुछ NGOs ऐसे होते हैं जो उस कंट्री में जो है एक तरीके से धर्मांतरण करवाते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन करवाते हैं, और प्लस दंगा फसाद करवाते हैं। दंगा फसाद इन द सेंस कि वो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। गवर्नमेंट ने कोई लॉ पास किया तो उसके खिलाफ आप प्रोटेस्ट करो। जैसा कि कयास लगाया जा रहा है कि जो भारत में जो CA NRC हुआ था उसको USA ने फंड किया था, ऐसा लोग आज भी कहते हैं। तो ये एक शक रहती है US पे, चाइना पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन NGOs पे भी टाइट ग्रिप टाइट किया, मतलब कि होल्ड ज़्यादा सरकार ने अपना बनाया उस पर। कैसे? कुछ रूल्स बदले हैं, क्रैकडाउन किया है उन नॉन प्रॉफिट NPO पे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे जो अनरेगुलेटेड फंडिंग को इकट्ठा कर रहे थे, मतलब कि बिना रेगुलेशन के फंडिंग आ रही थी उनमें। ये खतरा क्यों है दोस्तों? मतलब एक मैं NGO को खोल दूँ और मैं कहूँ कि भैया मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ और USA से मैं खूब फंडिंग लूँ, और मैं USA के कहने पे अब मैं, मान लो कोई UP सरकार में कोई एक बिल पास हुआ है, अब मैं उस बिल को, वो बिल बहुत फ़ायदेमंद है लेकिन USA के हित में नहीं है शायद, या शायद चीन के हित में है। अब USA क्या कर सकता है, मेरे द्वारा पैसा चूँकि मैंने मेरे डाल देगा उसमें, वो अकाउंट में। तो अब मैं क्या करूँगा कि उस NGO की हेल्प से, मतलब अपने NGO की हेल्प से अब मैं प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ करूँगा। लोगों से चक्का जाम करो, सड़क जाम करो, इस तरीके से तो माहौल बनाऊँगा देश में एक तरीके से। तो ये गलत बात है। इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी हर्ट होती है, GDP हमारी कम होती है। क्यों? क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा, आप समझो इस बात को, तो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता है। जो रुपये इन्वेस्ट करने वाला है, कंपनी को इन्वेस्ट करने वाली है, तो उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम होता है। और अक्सर ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे डैम कहीं बन रहा है, या फिर आप समझो, या फिर आप कह लो कि कोई बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है, डिफेंस में कोई चीज़ जो है बन रही है,
जैसे इंडिया और रशिया मिल कर के जॉइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो यूएसए अक्सर इस चीज़ में रहता है कि रशिया को बाहर किया जाए, तो वो ऐसे ही काम किया करता है कि हाँ, भारत में रशिया की जो इमेज बेकार करनी हमको है। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कुछ हो रहा है काम, उसमें हो, जैसे कि आपको बताऊँ, नर्मदा बचाओ आंदोलन जब हुआ था, सरदार सरोवर डैम जब बना था, तो नर्मदा रिवर पे तो बहुत सारी फंडिंग आई थी और खूब सारे प्रोटेस्ट वेस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। नो डाउट कुछ प्रोटेस्ट जेन्यून थे और अच्छे थे, बट कुछ जो थे जिनके इंटेंशन बेकार थे, तो क्या करोगे उसका आप? तो ये थ्रेट है दो चीज़ों के लिए मेनली, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रा का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाहे आप डिजिटल इकोसिस्टम ले लो। इवन जब यूपीआई भारत में आया था तो इसके खिलाफ भी कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि क्या मतलब ला रहे हो, भारत के लोगों की जो है, आप कह लो कि एक तरीके से जो प्राइवेसी जो है फ़ोन की, वो आप छीन रहे हो, क्योंकि इससे यूएसए का जो वीज़ा कार्ड है ना, मास्टर कार्ड है, इसको काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। आज के टाइम पे कोई शायद यूज़ करता हो वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, सारे लोग यूपीआई यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बैन ऑन डाउन स्ट्रीम रिवर्सल। तो कई बार होता क्या है कि जो बड़े बड़े एनजीओज हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बट वो भी अपना कुछ पैसा छोटे एनजीओ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये कितनी अच्छी टेक्निक है कि मान लो कोई एनजीओ है, वो हेल्थ के लिए काम पे, उसने उसका लिख रखा है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उस एनजीओ ने, कि भैया मैं तो हेल्थ के लिए काम करूँगा, ठीक है, बट वो उसको पैसा दिया जा रहा है, बट वो जो एनजीओ है वो अपना पैसा कुछ 10% 20% वो किसी और एनजीओ में ट्रांसफ़र कर रहा है, छोटे एनजीओ में, और जो छोटा एनजीओ है वो फिर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है ना। तो ये समझो बात आपको कि मतलब अब इरादा क्या है कि अब एक एनजीओ से दूसरे एनजीओ में पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये दिक्कत अब आने वाली है, आती है, तो उसको भी सरकार ने टैकल करने का प्रयास किया है, ठीक है। और ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मतलब अमित शाह की मिनिस्ट्री से हो रहा है। रियल टाइम फाइनेंसिंग, ये क्या है कि एनजीओज़ को क्वार्टरली जो है अपना ट्रांजैक्शन टैग जो है लॉग्स ये दिखाने पड़ेंगे, इस थ्रू अकाउंट्स जो कि पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम से इंटीग्रेटेड है एक तरीके से। ये क्या है, ये सिस्टम होता है जहाँ पर जैसे कि मान लो जो है एसबीआई है, एसबीआई की जो दिल्ली की ब्रांच है, उसमें ही सारी फंडिंग आप रेज़ कर सकते हो। तो दिखाना पड़ेगा कि आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है, ये तो आपने पैसा रिसीव किया और फिर ये पैसा आपने कहाँ कहाँ जो है इन्वेस्ट किया, पता लगा आपके इरादे कुछ और थे लेकिन आपने आतंकवादी गतिविधि में आपने पैसा खर्च किया, तो ये भी एक तरीके से दिखाना पड़ेगा आपको क्वार्टरली कि कहाँ कहाँ आपने पैसा खर्च किया है। वरना ऐसा तो आप कहीं पर भी पैसा खर्च कर दोगे, धर्मांतरण खूब करवाओगे भारत में, रिलीजियस कन्वर्जन करवाओगे, और फिर एक पता लगा मिडल ईस्ट से किसी एनजीओ ने पैसा ले लिया और फिर बाद में किसी हिंदू को कन्वर्ट कर दिया मुस्लिम में। अब क्या हुआ, अब उस पूरे मुस्लिम समाज के खिलाफ एक हिंदुओं में हेट्रेड भर गई। इससे क्या होगा कि भारत में इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, कम्युनल हार्मनी ख़राब होगी। इससे क्या होगा, बाहर की कंट्री को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा, है ना। और इससे होता क्या है, कई बार क्या अक्सर होता है कि भारत में एफडीआई निवेश काफ़ी कमाएगा। क्यों? क्योंकि जब उनको पता होगा कि भैया इस क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में, यहाँ पे तो कम्युनल हिंसा काफ़ी बढ़ जाती है। जम्मू कश्मीर जैसे एक स्टेट रहा था, कभी 2019 तक स्टेट था वो, जब तक वहाँ पे धारा 370 लगी थी, आर्टिकल 370 लगा था, ये जिसमें उसको स्पेशल पावर थे कुछ जम्मू कश्मीर को। तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा था? यही हो रहा था वहाँ पे कि वहाँ पर कम्युनल हार्मनी इतनी अच्छी नहीं थी हिंदू मुस्लिम के बीच में, और मुस्लिमों के बीच में भी नहीं थी, शिया सुन्नी आपस में लड़ रहे थे। तो इन सभी को रोकना है तो एनजीओ को हमें ग्रिप टाइट करनी पड़ेगी। फिर है ब्रॉडनिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी। कोई एनजीओ है जिसकी फंडिंग अगर यूज़ हो रही है प्रोटेस्ट के खिलाफ, माइनिंग प्रोटेस्ट हो गया, इंफ्रा हो गया, तो उसको है इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ स्टेट जिसको बोला जा रहा है, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को या माइनिंग प्रोजेक्ट को। तो अगर ऐसे प्रोजेक्ट के खिलाफ कोई करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस अखबार में क्या दे रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस पब्लिक डिबेट, कि पब्लिक का एक जो है फ़ायदा हो रहा था और आपने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे उस पर ग्रिप टाइट क्यों की। कुछ एनजीओ होते हैं जो अच्छा काम करते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए, सोशल एडवोकेसी के लिए, कि भारत में सोशल टेंशन है और डिस्कशन होना है, जैसे है ना कि
मैरिज की एज कितनी होनी चाहिए, क्या वोटिंग सभी को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, ये जो ऐसे इश्यूज़ जो हैं कि क्या भारत में यूसीसी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं, ये जैसे कि भारत में एक अभी आप कह लो कि ORF है, ये एक एनजीओ टाइप का ही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये खूब सारी रिपोर्ट पब्लिश करता है भारत के बारे में, अच्छी अच्छी भारत की समस्याएं बताता है, फिर भारत में जो है एक तरीके से सॉल्यूशंस भी देता है। खूब सारे एक्सपर्ट हैं जो गवर्नमेंट के पार्ट नहीं हैं, फिर भी वो उस चीज़ को करते हैं। गवर्नमेंट ने ORF की इम्पोर्टेंस समझते हुए रायजीना डायलॉग किया है, हर साल करती है ORF के साथ मिल करके। ये इम्पोर्टेंस होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, कि वहाँ जो बाहर के जो एक्सपर्ट हैं, जो शायद गवर्नमेंट पे रह करके नेताओं का प्रेशर न झेलने के बजाय बाहर से गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, और बाहर से जो इश्यूज़ हैं आ रहे हैं उनको देखते हैं, रियलाइज़ करते हैं, और फिर उसके बेसिस पर वो पढ़ते लिखते हैं, और फिर वो भारत को सोल्यूशन देते हैं कि हाँ आप अगर ऐसा करिए तो अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे मुद्दों पर, चाहे IR पे ले लीजिए, जैसे कि आप कह लो हर्षवी पंत हैं, या फिर आप एक लीगल मैटर पे आप जैसे दीपक ले लो आप, है ना, भानु प्रताप मेहता हैं, ये एक समाजशास्त्री हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो ये बताते हैं एक तरीके से कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आउटसाइड ऑफ द गवर्नमेंट रह करके। फिर सिविल सोसाइटी क्रिटिक बोलते हैं, आलोचक जो आलोचना है, जो क्रिटिक का मतलब होता है आलोचना। रूल्स, उन्होंने कहा कि भैया कुछ NGO अच्छा काम कर रहे थे, आपने इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे उनको जो एक तरीके से उनकी, और वो जो है ऐसे NGO जो हैं ये डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। लोग अपने आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ प्रेस की तरह जो है एक तरीके से इसमें काफ़ी सहयोग देते हैं। तो हाँ, ये बात सही है। बट कुछ NGO ऐसे होते हैं जो बेकार होते हैं, जैसे कुछ इलीगल होते हैं, इलिसिट और जेन्युइन, मतलब अच्छे, इलिसिट का मतलब बेकार। तो सर ये सजेशन दी गई है कि जो अच्छे NGO हैं उनको आप मत टच करिए, बट जो बेकार हैं उन पर आप खूब सारा पेनल्टी लगाइए, ऐसा इनका कहने का मतलब है। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक दिया गया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही इसका देखा करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं करती है। तो आप के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो है, जो FCRA का जो पढ़ रहे थे हम लोग, ये भी USA के जो आप कह लो कि विदेश मंत्री जो है मार्को रूबियो, ये अभी वेस्ट बंगाल जब आए थे तो वहाँ पे वो गए थे वेस्ट बंगाल में पादरियों के बीच, मतलब ईसाई जो हैं मिशनरीज़ के पास गए थे। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली ये मैसेज था भारत सरकार के लिए कि आप FCRA कुछ अमेंडमेंट मत करिए, ये जो भी यहाँ पर जो कन्वर्जन हो रहे हैं वो अच्छी बात है और कन्वर्जन होना चाहिए। उनका मतलब इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही था। और जो भी फंडिंग ये NGO लेंगे, कोई फंडिंग NGO हो, वो SBI दिल्ली के ब्रांच में ही, केवल एक ही ब्रांच है, चाहे NGO तमिलनाडु में हो, चाहे आसाम में हो, चाहे जहाँ हो, जम्मू कश्मीर में हो, उसको दिल्ली में अपना अकाउंट खोलना होगा, और दिल्ली के एक ही SBI ब्रांच में ही आप ले सकते हो उसमें, ठीक है, फंडिंग ले सकते हो। अब दोस्तों तीसरा आर्टिकल आता है, जियो पॉलिटिक्स फॉल आउट ऑफ वेस्ट एशिया, पीस प्रोसेस एंड इंडियाज स्ट्रेटजिक पिवट। पिवट का मतलब होता है जैसे आप, ये वाला चरखा है यहाँ पे, और ये टुकीली और ऐसा चरखा है, आपने देखा होगा ना कि चरखा जब घूमता है नुकीली कोन पे, तो यही बताना है पिवट का मतलब यही होता है। इसको पॉलिटिकल साइंस में यूज़ करते काफ़ी हैं कि सेंटर पॉइंट क्या है जहाँ से पूरी चीज़ें घूमती है, ठीक है। जैसे आप समझो लट्टू होता है, लट्टू चोन होती है, तो चोन एक्चुअली पिवट की तरह होती है जिस पे पूरा लट्टू घूमता है, पूरा लट्टू डिपेंडेंट है उस पिवट पे, ठीक है। आप ऐसा कुछ समझ सकते हो। तो आपको पता है MOU चल रहा है। सबसे पहले हमें समझना है कि वर्ल्ड मैप में ये वेस्ट एशिया किसे कहते हैं। देखो ये एशिया का मैप है जिसमें भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, कुछ जगह इसको साउथ एशिया का नाम लेते हैं, कुछ बोलते हैं मिडिल ईस्ट में, कुछ तो बोलते हैं कि ये सेंट्रल एशिया में आता है। तो सबका एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अब किसकी बात माने तो मैंने साउथ एशिया में इसको काउंट कर लिया है, ठीक है। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। साउथ एशिया ये पॉलिटिकल साइंस का मैप है, पॉलिटिकल साइंस का टर्म है, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट ये जो है ये सोशियोलॉजी का टर्म है। तो आप सोसाइटी का अगर आंसर लिखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट लिखें,
और जब आप IR का आंसर लिखोगे मेंस में, तब आपको साउथ एशिया आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा अच्छा होगा। ये डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। और यही बात है कि जब भारत के लोग या चाइना के लोग ये बोलते हैं तो इस सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, UAE, ओमान, यमन, इस सब को बोलते हैं मिडिल ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट एशिया। बट जब USA या UK बोलता है तो क्या बोलता है वो? मिडिल ईस्ट। क्योंकि उनके लिए दुनिया ईस्ट में आती है, तो ये हो गया फार ईस्ट, और ये जो है ये मिडिल ईस्ट हो गया। लेकिन हमारे लिए तो ये वेस्ट एशिया है, एशिया का पार्ट, हमारे एशिया का पार्ट है। तो इसलिए ये क्यों इम्पोर्टेंट, देखो ये जो स्टेट ऑफ हरमुज यहाँ पे है, देखो ये सब हमने गुलाबी कलर से लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको पता है एनर्जी सारी निकलती है कितनी, 20% एनर्जी निकलती है। और स्टेट ऑफ हरमुज को ब्लॉक कर रखा था ईरान ने, यहाँ पे ईरान ने ब्लॉक कर रखा था, फिर यहाँ पे अमेरिका ने ब्लॉक कर रखा था, ठीक है। जियो पॉलिटिक्स डायनामिक्स बदल रही हैं, क्यों? अभी देखो ईरान के प्रेसिडेंट ने भारत के PM को इनवाइट किया है, आयतुल्लाह खमेनी साहब जो थे, जो 28 फरवरी को मार डाले गए थे अमेरिका के द्वारा, ठीक है। तो मसूद पजेश्कियान जो कि अभी उनके प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया कि आप आइए और आयतुल्लाह खमेनी साहब का जो है एक तरीके से फ्यूनरल है, तो आप फ्यूनरल में पार्टिसिपेट करिएगा। आप कहोगे 28 फरवरी को उनका देहांत हुआ और अब फ्यूनरल, तो हाँ जी ऐसा ही है। इतने दिन क्योंकि ईरान पे बमबारी हो रही थी, तो अब कहाँ करते फ्यूनरल, तो अब फ्यूनरल करेंगे बोलो। 4 जुलाई को फ्यूनरल है, तो अब देखते हैं कि भारत के PM जाते नहीं जाते, वो एक डिबेट का पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा कि USA क्या कहता है। फिर स्ट्रक्चरल रियलिटी क्या है? स्ट्रेटजिक रियलिटीज़ इन वेस्ट एशिया। अब समझते इसको हैं कि इंडिया की दोस्तों जो स्ट्रेटजी है वेस्ट एशिया को लेकर के, 3 मुख्य पॉइंट ऑफ व्यू से अभी एक तरफ चल रही है। एक तो ईरान का हम साथ दें, या हम गल्फ़ स्टेट का साथ दें। गल्फ़ स्टेट भी मुस्लिम्स हैं, सुन्नी मुस्लिम्स हैं, ईरान जो है वो शिया मुस्लिम है। और एक हमारा है कि वेस्टर्न रीअलाइनमेंट की थ्योरी है, ये बोलता है कि US का प्रेशर आता है भारत पे कि आप डिफेंस एनर्जी जो है रूस से मत लो, तो वो हम क्या करें उसके लिए। और गल्फ़ स्टेट का मतलब क्या है कि जो IMEC कॉरिडोर बन रहा है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो भारत से, UAE से, सऊदी अरब से, इजराइल से होते हुए ग्रीस तक जाता है और फिर यूरोप में जाता है एंट्री करके, तो ये हो गया, ठीक है, IMEC। और उसके पास में, उसके नॉर्थ में हम लोग INSTC बिल्ड कर रहे हैं, जहाँ पर इंडिया, ईरान, फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, आप करो अजरबैजान, ये सब चीज़ें हो गए, रसिया पहुँचती है। तो भारत के पास 2 रूट हैं। अब भारत किसको अपना है? इसमें भारत में टसल रहती है। हालांकि भारत दोनों डेवलप कर रहा है, भारत एक चालाक देश है, भारत दोनों डेवलप कर रहा है और भारत को ऐसे ही करना चाहिए। ईरान के पास चाबहार है, INSTC है, और अगर हम चाबहार को यूज़ करते हैं तो हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गानिस्तान पहुंच सकते हैं, सेंट्रल एशिया पहुंच सकते हैं। तो ईरान और USA का जो युद्ध रुका हुआ है, ये अच्छी बात है, भारत की GDP के लिए काफ़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान के लिए बेकार बात है। पाकिस्तान को मैं कहूँगा कि अच्छी बात भी है, उसके लिए बेकार बात भी, लेकिन भारत के लिए ईरान का युद्ध रुकना और ईरान का युद्ध में जीतना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि ईरान जीत जाए। अगर USA कहीं धोखे से जीत जाता तो वो भारत पे फिर और प्रेशर बनाता। लेकिन चूँकि अभी USA हार चुका है, तो वो क्या करेगा, अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल है, तो उसको तो अब, और वो ट्रेड डील नहीं साइन कर पाया। ट्रम्प साहब जो हैं वो लगभग चीन से हार गए, भारत से हार गए, रसिया से भी कुछ नहीं कर पाया उसका, खाली वो यूरोप और जापान और साउथ आसियान कंट्रीज से ही कुछ भले ही वो कर पाए, बाकी भारत से तो उनको कुछ नहीं मिला अभी भी है। ट्रेड डील अभी भी साइन करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी भी ट्रेड डील साइन हुई नहीं है। तो ये भारत के लीडर्स काफ़ी यहाँ पे अच्छा खेल गए, ठीक है। और ये जो गल्फ़ अरब पार्टनरशिप जो थी, जिसमें IMEC कॉरिडोर बन रहा है, भारत बना रहा है, बहुत कुछ इसमें है। मैं इसके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो काफ़ी अच्छी, मैं पूरा डिटेल्ड UPSC के लिए और स्टेट PCS के लिए जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, मैं वही डिस्कस करूँगा। ये जो आजकल यूट्यूब पे खूब डिस्कस लोग करते हैं, वो केवल दिखाने के लिए है, लेकिन मैं प्रॉपर नोट्स दूंगा आपको उसमें। अगर आप चाहोगे तो कमेंट करोगे तो हाँ बना दूंगा मैं इसमें। और प्लस एनर्जी जो है भारत की आती है, आपको पता है 2019 तक हम लोग ईरान से भी तेल खरीदते थे, गैस खरीदते थे, बट US के सैंक्शन के चलते हम लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। हमने क्या, पूरी दुनिया ने ही बंद कर दिया।
पाकिस्तान ने भी बंद कर दिया। और रेमिटेंस जो है, जो भारत के लोग, जो इंडियन जो लोग हैं जो बाहर जाते हैं पैसा कमाते हैं, तो लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर्स, 50 बिलियन डॉलर्स भारत को, भारत के लेबर लोग कमा के देते हैं। लेबर भी हैं उसमें, एक्सपर्ट लोग भी हैं, वो भी काम देते हैं। एक्सपर्ट का मतलब जो वाइट कॉलर जॉब वाले हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, वो भी। ये मैं मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ। और अभी दोस्तों इंडिया का जो है 60% जो क्रूड ऑयल है वो इंडिया का पूरी दुनिया का 20% निकलता है। अगर पूरी दुनिया 100 लीटर अगर क्रूड ऑयल परचेज़ करती है तो 20% तो सिर्फ मिडिल ईस्ट से ही दुनिया परचेज़ करती है। लेकिन भारत का अगर हम देखें तो भारत अपना 85% क्रूड ऑयल परचेज़ करता है पूरी दुनिया से। 60% तो सिर्फ मिडिल ईस्ट से ही परचेज़ करता है, जहाँ पे कुवैत हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया। ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल डेडलॉक क्या है? जैसा कि आईईए का मानना ये है कि हमें पहले इंस्पेक्शन कराओ, जो आपके न्यूक्लियर साइट्स हैं उसको हम जांच पड़ताल करेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि यूरेनियम आपको हमें जो है उसकी निगरानी रखनी पड़ेगी। तो आईएईए का मानना है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये न्यूक्लियर बम बनाने वाली कंट्री को रोकता है, कोई बम ना बना पाए। लेकिन ईरान का मानना ऐसा नहीं, पहले आप सैंक्शन हटाओ, पहले वेस्टर्न कंट्री जो है सैंक्शन हटाएंगी, फिर मैं आईएईए को अलाउ करूँगा ईरान में आने के लिए। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे है। तो सिचुएशन इतनी फ्रेजाइल है, इतनी नाजुक है कि ये जो एमओयू किया गया था यूएस के द्वारा, ये कभी भी टूट सकता है। बिकॉज इजराइल क्या बम्बिंग रोकेगा? मुझे नहीं लगता कि रोकेगा। और अभी जो आप कह लो कि जो यूएस में जो इलेक्शंस आने वाले हैं, एक बार वोट डल जाएँ तो मेरा ऐसा मानना है कि ईरान की दोबारा से बॉम्बिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। नेबरहुड मल्टी अलाइनमेंट काउंटर स्ट्रेटजी, ऐसा क्यों है? क्योंकि यूएसए जो कि ट्रंप साहब हैं, ये कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा एक हारे हुए प्रेसिडेंट की तरह नाम हो, तो शायद वो दोबारा बॉम्बिंग शुरू कर दें। अब दोस्तों, नेबरहुड मल्टी अलाइनमेंट काउंटर स्ट्रेटजी, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं, मिलिट्री भी के जो आसिम मुनीर हैं, फील्ड मार्शल, वो तेहरान मतलब ईरान की जो कैपिटल है वहाँ खूब उन्होंने विज़िट किया। इंडिया को उसने क्यों बुलाया है? क्योंकि ईरान जानता है कि पाकिस्तान दोगला कंट्री है, पाकिस्तान एक तरीके से यूएसए का आपको पिछलग्गू है, तो उस पर उसको भरोसा था है नहीं। अब क्या करें कि वो पीस प्रोसेस के समय उसको भरोसा किसी न किसी पर करना था। भारत की भी एक तरीके से आपको वीकनेस ही थी कि भारत ने अपना कुछ रोल नहीं निभाया। अदरवाइज़ भारत रोल निभा सकता था, बट भारत ने ऐसा नहीं किया। तेहरान जो है वो न्यू दिल्ली को एक पार्टनर की तरह देखता है। क्यों? इससे 2 काम होते हैं, एक तो वेस्टर्न कंट्रीज़ को वो काउंटर वेट करता है, और दूसरा उसकी चाइना पे जो डिपेंडेंस जो है वो कम होगी इससे, तो दोनों में फ़ायदे होंगे। और भारत भी खूब बड़ी मार्केट है, तो भारत को भी वो तेल बेचेगा आने वाले समय में। तो भारत को एज अ मार्केट वो लोग चाह रहे हैं कि उनको मिल जाए, भारत की एक 1.5 अरब की जो मार्केट है वो मिल जाए, तो भारत की इंपॉर्टेंस तो बढ़ने वाली ही है। ठीक है। मिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हार्ड पावर डेफिसिट इन ब्लू वाटर। हार्ड पावर डेफिसिट का मतलब ये है कि मिलिट्री का यूज़ यहाँ पे हार्ड पावर बोलते हैं उसको है। डेफिसिट का मतलब कमी है। ब्लू वाटर का मतलब होता है कि जो है समुद्र जो है, जो कंट्री के कोस्टल एरियाज़ के, जो कंट्री की जो सीमा है उसके दूर का जो है समुद्र है, उससे दूर जो है उसे बोलते हैं ब्लू वाटर। क्योंकि समुद्र जब किसी कंट्री से दूर होता है तो ब्लू दिखता है, और आसपास जो होता है वो थोड़ा गंदा सा दिखता है, तो इसीलिए इसको ब्लू वाटर बोलते हैं। ब्लू वाटर नेवी का मतलब होता है जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, तो ये वाला जो आसपास का ये ब्लू वाटर नहीं है, लेकिन जो ये है यहाँ पर दूर ऐसे यहाँ पे, इसके हम बोलेंगे ब्लू वाटर। क्योंकि ऐसे ही जो प्रशांत महासागर है वो लगभग पूरा ब्लू वाटर ही है। ये पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, टर्म्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में क्या हुआ कि इंडिया की जो तरीके से आप कह लो कि जो है लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई हैं। जो भारत ने कहा था कि सागर डॉक्ट्रिन के तहत हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इस रीजन को, अब सिक्योरिटी किससे करेंगे? यूएस से करेंगे, चाइना से करेंगे, या पायरेसी से करेंगे?
तो ये भारत ने डिफाइन नहीं किया था। और चूँकि यूएस से भारत अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाया है, भारत के 3 सेलर्स मार दिए गए, तो क्या करोगे आप उसमें? ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में यूएसए ने हेल-होल मिसाइल दाग करके हमारे 3 लोगों को मार डाला और भारत ने कुछ बोला नहीं। ये दिखाता है कि भारत कितना कमज़ोर है। भारत कमज़ोर है, या कह लो कि भारत की कुछ मजबूरियाँ हैं। तो एक ये पॉइंट अभी हो गया, ठीक है। तो सागर डॉक्ट्रिन के तहत भारत एक वीक निकल के आया। तो कंट्रीज तो यही सोचेंगे ना कि भारत तो वीक है, बट अगेन सब जानते हैं कि ना किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ना कोई सिक्योरिटी देता है। बस ये जेस्चर्स होते हैं आम आदमी को लुभाने के लिए। अब है पार्ट 4, तो एक नया पार्ट है, एक नया मतलब आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक रेजिलियंस, 51st एनिवर्सरी ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी की एनिवर्सरी है, तो 5वां दशक है ये इमरजेंसी का। 1975 में आपको पता है इमरजेंसी लगी थी, और 2026 चल रहा है, तो ये 25-50 साल हो गए, 51वां साल चल रहा है ये। तो जेपी का मतलब उस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, और खुद ही लगा दी थी इमरजेंसी। कोई कैबिनेट की अप्रूवल नहीं, कुछ नहीं, खुद ही मतलब अकेली उन्होंने लगा दिया था। जयप्रकाश नारायण ने कहा नहीं, मैं तो क्रांति करूँगा। बिहार से उन्होंने क्रांति की, इंदिरा गांधी की जो इस तरीके से तानाशाही रवैया इसके खिलाफ, ठीक है। तो बिहार से इन्होंने टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति नाम दिया था जयप्रकाश नारायण ने। इसकी रियलिटी क्या थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिक्स ऑफ 1975 प्रोक्लेमेशन की, ये समझते हैं। 1952 में जो इमरजेंसी लगाई गई दोस्तों, वो उसमें एक तरीके से आप कह लो कि भारत के जो मूल संविधान था उसमें था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस अगर होता है तो भारत के प्रेसिडेंट लगा सकते हैं इमरजेंसी। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस तो बहुत वेग टर्म है, कैसे बताओगे? तो इंदिरा गांधी ने इम्पोज कर दिया इमरजेंसी थोड़ी सी बात पर। क्यों? क्योंकि जयप्रकाश नारायण लोगों ने कहा था कि ये जो सरकार है बड़ी भ्रष्ट हो चुकी है ना, और इलेक्शंस फर्जी हो रहे हैं इस तरीके के। तो इसीलिए सरकार ने लगा दिया इमरजेंसी। किस बेसिस पे? कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो नेता लोग हैं, अपोजिशन के लीडर्स हैं, ये लोग संपूर्ण क्रांति लॉन्च कर रहे हैं, इसीलिए। तो सरकार ने क्या किया? सेंसरशिप लगा दिया मीडिया पे, अखबार पे। और क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स थे अपोजिशन के, उनको दबाना था। और मास पॉलिटिकल अरेस्ट, जितने भी कार्यकर्ता थे पॉलिटिकल पार्टी के, अपोजिशन के, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये दिखाता है कि जो उस समय जो पीएम थी इंदिरा गांधी, उन्होंने यूनिलैटरल खुद का डिसीजन लिया था। हैबियस कॉर्पस केस दोस्तों हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। एडीएम जबलपुर केस 1976 में हुआ था। ये इनफेमस केस है। क्यों? क्योंकि राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 का, इसके तहत आप कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। पर एडीएम जबलपुर ने कहा नहीं, ये सारे आर्टिकल 32 के तहत सस्पेंडेड हैं। मतलब आर्टिकल 32 के तहत ये सस्पेंड, हम आपको राइट टू लाइफ नहीं दे रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो आपकी लाइफ छीन सकती है, मियरली इंटरनल, केवल और केवल इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो इमरजेंसी लगाई है उसमें इतनी पावर है कि वो किसी की लाइफ छीन सकती है। ये जो केस था सुप्रीम कोर्ट का, एडीएम जबलपुर केस था, उसमें एडीएम साहब खूब अत्याचार कर रहे थे, और इस यही सब चीज़ थी उसमें। अब 44 जो अमेंडमेंट किया गया 1978 में, आपको पता है 70 में सरकार गिर गई उनकी, और 70 में ही एक सरकार नई उभर के आई जिसको बोलते हैं जनता गवर्नमेंट। मोरारजी देसाई पीएम बने थे उसमें। तो उन्होंने क्या किया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज करके आर्म्ड रेवेलियन किया गया कि अगर कोई मान लो नेता लोग अगर हैं, चक्कू है, तमंचा, बंदूक, राइफल लेकर के अगर आते हैं, तब आप लगा सकते हो, तब आप इमरजेंसी लगा सकते हो कि हाँ, भारत के लोग हाथ में बंदूकें, आर्म्ड का मतलब होता है बंदूकें, और इसको लेकर के रेबल कर रहे हैं सरकार के खिलाफ या देश के खिलाफ, तो आप लगा सकते हो इसमें, नो डाउट। खाली इंटरनल डिस्टर्बेंस, कोई स्पीच दे रहा है तो आप उसको अरेस्ट कर रहे हो, ये चीज़ ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी का फिर मतलब क्या रह गया? दूसरी बात थी रिटर्न मैंडेटरी, कि अब अगर इमरजेंसी लगेगी, नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो कैबिनेट की एडवाइस रिटर्न एडवाइस पे होगा कि पूरी कैबिनेट लिख के देगी, ठीक है।
और आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत कैबिनेट वर्ड पहली बार जोड़ा गया है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट वर्ड केवल और केवल संविधान में एक जगह ही दिखता है। अगर पूछ लिया जाए कि कैबिनेट वर्ड इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हाँ मेंशन है, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। और आर्टिकल 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते, ये भी लिख दिया, कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते। अगर मान लो, इसका मतलब दोस्तों ये है कि मान लो जैसे नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, सरकार ने लगा दी किसी कारण से, क्यों? क्योंकि इंडिया चाइना का मान लो वॉर हो रहा है या इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, ठीक। जो 2025 में दोस्तों जो वॉर हुआ था, सरकार चाहती तो लगा सकती थी इमरजेंसी, बट सरकार ने नहीं लगाई, ठीक है। अगर मान लो सरकार ने इमरजेंसी लगा भी दी होती और उसका तर्क होता कि भैया इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, अब हम क्या करें, तो हाँ लगा दो आप। अब मैं अपने घर में रह रहा हूँ, तो क्या मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच देने का अधिकार है? नहीं है? हाँ है। क्या मुझे राइट टू लाइफ है? हाँ है। क्या मुझे रिलीजन प्रैक्टिस करने का आर्टिकल 25 जो कि फंडामेंटल राइट है, क्या मुझे अधिकार है? हाँ है। क्या मुझे राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 के तहत? जी हाँ है। क्या मुझे राइट टू इक्वालिटी है आर्टिकल 14 के तहत? हाँ है। तो कह दो फिर तो ये फिर बन का, ये आर्टिकल अपने आप में नहीं होते हैं, आर्टिकल जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो तो रहेंगे। लेकिन अगर मान लो सरकार, अगर आप मान लो मेरा आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल अगर बैन कर दे, मतलब मेरे लिए कहे कि मैं आपके इस आर्टिकल को अभी के लिए आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो, स्पीच दे रहे हो जो आर्टिकल 19 के तहत आप, ये गलत है, तो मैं उसको इन्फोर्स करवाने के लिए, अपने उस आर्टिकल को इन्फोर्स करवाने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। ये था मतलब, ये मतलब है। और क्या नेशनल इमरजेंसी के तहत सारे आर्टिकल पे ऐसा है? जी नहीं। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 अगर मेरा वायलेट होता है तो मैं जा सकता हूँ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कहा गया है इसमें कि किसी भी कंडीशन में चाहे कोई आपत्ति आ जाए, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को सरकार, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आप इसके इन्फोर्समेंट के लिए, सरकार कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। अब आर्टिकल 20 क्या है कि आर्बिट्रेरी अरेस्ट, कि बिना ग्राउंड बताए आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। और आर्टिकल 21 क्या है कि राइट टू लाइफ। अब इंस्टीट्यूशनल लेगेसी दोस्तों क्या है, इससे क्या हुआ कि PIL का ज़माना जो था वो आगे आ गया। PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर नाम के दो, आप कह लो कि महान इंसान थे, जिन्होंने कहा कि PIL लाना चाहते हैं। PIL का मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कि पहले क्या था कि अगर मेरा अधिकार छीना गया है तो सिर्फ मैं ही सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर सकता हूँ। बट अब क्या है, अब अगर मैं अनपढ़ हूँ, मुझे इसका कोई जानकारी नहीं है, तो मेरे बिहाफ पे, मेरी तरफ से कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको दया मुझ पे आ गई हो, क्या वो दायर कर सकता है? तो हाँ वो दायर कर सकता है। इसे बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म। ये सरकार की पावर एक्चुअल में इसने इनडायरेक्टली कम ही कर दी है, बिकॉज खूब सारी PIL फाइल हुई उस साल, ठीक है। और इमरजेंसी के फेज़ को बोलते हैं डार्क फेज़। अब पोस्ट इमरजेंसी के, ये चीज़ जो है PIL वाला कॉन्सेप्ट है, ये इमरजेंसी के बाद में आया था, नो डाउट। जब सरकार ने देखा तो क्या हो, लोकस स्टैंडाई का मतलब होता है कि जो इंसान जिसके राइट्स छीने गए हैं, क्या सिर्फ वही PIL दायर कर सकता है? जी नहीं। अब वो तो दायर कर सकता है, उसके अलावा एक कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, चाहे वकील हो चाहे डॉक्टर हो, तुम्हारे बिहाफ पे वो भी डाल सकता है। मार्जिनलाइज्ड सिटीजन, जिसका नुकसान हुआ है, विक्टिम, पीड़ित के बिहाफ पर दायर कर सकता है केस। इससे क्या हुआ, इससे PIL आते ही आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये एक्सपांड हो गया, इसको एक नई ऊर्जा मिल गई और ये बड़ा हो गया। आर्टिकल 21 एक बड़े फॉर्म में निकल के आया। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्टिकल 21 खुद में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और आर्टिकल 21 में ये भी कहा जाता है कि इंसान का केवल सांस लेना ही मतलब नहीं है, वो ह्यूमन डिग्निटी के साथ, पूरे सम्मान के साथ लाइफ जिए। स्ट्रक्चरल करेक्शन इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये आपको लिखना पड़ेगा मेंस में, मतलब स्ट्रक्चरल करेक्शन, ठीक है, बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये मैंने CAA लिख दिया है,
इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी घोषित कर की जाती है, जिसको बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से 1 महीने के अंदर अंदर आपको स्पेशल मेजोरिटी से, जैसे मान लो आज 25 जून को अगर सरकार ने कहा नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी हमने, ठीक, तो 25 जुलाई 2026 के अंदर अंदर, चाहे 24 जुलाई या उससे कम, आपको दोनों हाउस से, लोकसभा से और राज्यसभा से अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना होगा वो रेजोल्यूशन कि हाँ नेशनल इमरजेंसी मैं घोषित करना चाहता हूँ। विद इन मंथ, 1 मंथ के अंदर अंदर। देखो कितने अच्छे नोट्स बना रखे हैं, सारे कलरफुल कर रखे हैं। मस्ट लिखा है तो मैंने अलग कलर से लिखा ताकि आपको ये चीज़ ध्यान रहे आपकी जो है, जब आप रिवाइज करो तो ऐसा नहीं कि आप कुछ चीज़ें भूल जाओ। आप भूलोगे ही नहीं अगर ऐसे नोट्स बने होंगे आपके। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अगर आप देख रहे हैं, बिकॉज काफ़ी मेहनत लगती इसमें है और मैं एक अकेला इंसान हूँ जो मेहनत करता हूँ इसके लिए। मेरे पास कोई टीम नहीं है और ऐसे ही आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए प्लीज़। इनएलिएनेबल राइट्स ये क्या होते हैं? ये ऐसे राइट्स होते हैं जिसको कोई भी छीन नहीं सकता। ये मुझे भगवान की तरफ से दिए गए हैं, ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो आर्टिकल 20 को, आर्टिकल 21 को ऐसे कहा जाता है कि ये तो भगवान की तरफ से, ये तो मतलब ऐसे हैं कि मतलब इसके बिना तो इंसान है ही नहीं कोई। प्रोटेक्शन दी जाएगी कि सरकार जब चाहे तो आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है। ऐसे तो मैं कल को खाना खा रहा हूँ, सरकार अरेस्ट कर लेगी आकर के, तो नहीं। और मेरी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसका भी सरकार सम्मान करेगी, ठीक है। अंडर आर्टिकल जो है 359 में लिखा है, आर्टिकल 359 में लिखा है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के इन्फोर्समेंट को सरकार नहीं रोक सकती। अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और मेरा आर्टिकल, मान लो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, सपोज करो, हालांकि ऐसा ना हो मैं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा अगर हो रहा है तो, जैसे मान लो 2025 में जो वॉर हो रहा था, हालांकि वॉर नहीं था, वो कुछ छोटी मोटी घटनाएं थी, ठीक है। अब मान लो नेशनल इमरजेंसी लगा दी सरकार। अब मेरा मान लो किसी का आर्टिकल 19, कोई मान लो मेरा दोस्त है वो स्पीच दे रहा था कि सरकार गलत कर रही है, सरकार को, पाकिस्तान को नहीं मारना चाहिए। तो सरकार कहेगी अच्छा बेटा तुम ये गंदा काम कर रहे हो है, तो आज सरकार बोलेगी तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। हाँ तो अरेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 19 के तहत अरेस्ट कर लो, हाँ हो जाएगा सर, ग्राउंड बता देंगे। आर्टिकल 14 के तहत, हाँ वो भी हो सकता है, मतलब इन्फोर्समेंट हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि सरकार साफ साफ लिखा है कि हाँ अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे कि सर ये एक सरकार, बीजेपी सरकार जो है, ये मेरा आर्टिकल 14 जो है आप इन्फोर्स कराइए, राइट टू इक्वालिटी मेरा जो है ये आर्टिकल 19 मेरा जो है वॉयलेट हो रहा है, मैं चाहता हूँ आर्टिकल 25 के तहत मैं पूजा करूँ, नमाज़ पढ़ूँ और सड़क पे पढ़ना चाहता हूँ, ये मेरा वॉयलेट हो रहा है, मुझे प्लीज़ पढ़ने की अनुमति दीजिए। सरकार, सुप्रीम कोर्ट बोले पागल हो गया क्या? आर्टिकल 25 को इन्फोर्समेंट कराने आ रहे हो, अगर आपका वॉयलेट हुआ है तो मैं क्या करूं? क्यों? मैं आपका सिर्फ आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ही मैं आपका प्रोटेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। अगर आर्टिकल 21 या आर्टिकल 22 आपका कुछ हो रहा है तो आप उसको देख लीजिए, अदरवाइज कुछ नहीं। अच्छा, रिवोकेशन कैसे इसका होगा? केवल 1/10 मेंबर, 10% मेंबर अगर लोकसभा के पास कर दें कि हाँ नेशनल इमरजेंसी गॉन, हाँ तो गॉन, इसमें राज्यसभा की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 5वां टॉपिक आया है क्लाइमेट वोलेटिलिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब सारे आर्टिकल से मुझे सबसे अच्छा लगा और काफ़ी जानने वाली चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मतलब मीन्स में आप कह लो कि क्वेश्चन पूरा आप आंसर लिख सकते हो इससे। आपको पता है दोस्तों कि बारिश नहीं हो रही है, ठीक है। वैसे तो 20 जून को बारिश हो जाती थी, बट इस बार 25 जून आ गई तब भी बारिश नहीं हो, गर्मी खूब हो रही है। इसके कारण क्या क्या है? पहले तो एल नीनो इवेंट है, उसको डिस्कस नहीं किया गया है इस आर्टिकल में, तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, अदरवाइज़ आर्टिकल बड़ा हो जाएगा। इसमें जो बताया गया है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ।
IMD जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो, ठीक है, उसने क्या कहा है कि पैराडॉक्स जो कि समस्या है, एक तरीके से समस्या है, उलझाऊ चीज़ है, जो मेट्रोलॉजिकल पैराडॉक्स है, इसको समझने के लिए हम बात करते हैं कि 24 जून को मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इनमें वॉयलेंट एंट्री की है किसने? मानसून ने, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ जगह पे ज़्यादा वर्षा हो रही, मतलब कि जहाँ वर्षा हो रही बहुत वर्षा हो रही, जहाँ पे नहीं हो रही वहाँ नहीं हो रही। आपको पता है इस समय यूपी में बिल्कुल वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन वही जैसा कि आपको लिखा है मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड में खूब वर्षा हो रही है। ऐसा क्यों? अभी बताएंगे आपको क्यों। तो अलार्मिंग जो है एक तरीके से बेसलाइन निकल के आई है क्या, कि इस बार जून में जितनी बारिश होनी थी उसका 42% बारिश कम होगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो खरीफ क्रॉप जो बोई जाने वाली थी, अब उसको थोड़ा लेट बोना पड़ेगा, बिकॉज बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश हो जाती तो शायद जुलाई में बुआई शुरू हो जाती, बट अब कैसे बोओगे जब आप बारिश नहीं हुई है। तो समझते हैं क्या है दिक्कत। एनाटॉमी समझते हैं इसकी, अनस्टेबल मानसून की, कि मानसून कैसे आता है। देखिए आपको पता है धरती है, धरती में इक्वेटर है, और यहाँ पे कैप्रिकॉन, यहाँ पे कैंसर, यहाँ पे कैप्रिकॉन, बीच में इक्वेटर। तो ये जो हवाएं चलती हैं यहाँ पे मॉइस्चर लेकर के आती हैं, फिर ये इक्वेटर पार करती हैं तो भारत की तरफ बढ़ती हैं। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। एक, अब इंडिया का मैप ऐसा है, तो ये है, अब मानसून ऐसे हवा आ रही है, तो ये जो ब्रांच है इसको बोलते हैं अरबियन ब्रांच, और ये वाली ब्रांच जो है इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अगर आप कहोगे तो मैं इसके लिए वीडियो ले आऊँगा, स्टैटिक में लेके जल्दी आऊँगा, ठीक है। स्टैटिक टॉपिक में मैं सारा कुछ कवर करूँगा, इसमें ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊँगा आपको इस पर चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। वेस्टर्न कोस्ट और कोंकण कोस्ट, इस पर खूब बारिश होती है। वेस्टर्न घाट जो कि माउंटेन है, उसमें वो टकरा करके बारिश होती है, आपको पता होगा, पढ़ा होगा आपने। और स्ट्रक्चरल अब क्या है, और फिर ये वाली जो ब्रांच है, जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, ये असम में जाते हुए वहाँ पर बारिश करती जा करके। तो अब क्या है कि जो ऐसे इंडिया का मैप है ऐसे, अब कुछ ऐसे इंडिया का मैप है, तो ये जो कुछ जो ब्रांच ऐसे आई थी, ऐसे 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 बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, और ये वाली ब्रांच अरेबियन ब्रांच है। तो ये वाली ब्रांच जब अंदर घुसी ऐसे है, और ये वाली अंदर घुसी यहाँ पे है, तो जब ये दोनों ब्रांचेज जब आपस मिल गई, इसे बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो स्ट्रक्चरल जो कन्वर्जेंस हुआ है ओवर सेंट्रल इंडिया हुआ है, इसीलिए वहाँ पे दोनों ब्रांचेज जब मिले तो खूब सारा टर्बुलेंट वहाँ पे हुआ, खूब सारा मतलब खूब सारी बारिश हुई। यही यहाँ बता रहा है कि वो जो मिली हैं आपस में दोनों ब्रांचेस, ये कहाँ मिली हैं? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में, इसीलिए वहाँ पे खूब सारी बारिश हो रही है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी इंडेक्स ये क्या बोलती है? अब थर्मोडायनेमिक्स इंडेक्स वाले देखो अब क्या है। मॉइस्ट मानसून करंट और स्टैगनेंट इनलैंड हीट, ये क्या क्या है? देखिए पहली बात तो ये है कि जो अरेबियन और बे ऑफ बंगाल की जो आम है, इसको हम बोलते हैं, दो चीज़ें हैं, मॉइस्ट करंट आता है। मॉइस्ट आप करो कि मॉइस्ट मतलब कि उस हवा में जिसमें जो है पानी की मात्रा हो, तो उसको बोलते हैं मॉइस्ट। और स्टैगनेंट इनलैंड हीट वेव्स, जो भारत के अंदर आपको पता है हीट वेव है, आप लखनऊ में ले लो, दिल्ली में ले लो, खूब सारी हीट वेव चल रही हैं। क्यों? इतनी गर्मी है ना, कॉन्क्रीटाइजेशन को वो रखा है, बिल्डिंगें खूब बनी सारी हैं, तो इतनी देर हीट ट्रैप होती है। तो दो जगह चीज़ें, एक तो है कि टेम्परेचर खूब सारा भारत में है, तो लो प्रेशर बन गया, खूब सारा लो प्रेशर बन गया, खूब लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा सड़कें हैं और इतनी ज़्यादा बिल्डिंगें हैं, और भारत एक सब ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल कंट्री मेनली है, तो सब ट्रॉपिकल कंट्री है, तो यहाँ पे खूब सारी हीट लखनऊ में, दिल्ली में, इंदौर में सब कुछ है। तो इतनी ज़्यादा भारत इतना गर्म है। और अब क्या है, इधर क्या है कि जो मॉइस्चर लिए हुए जो हवा आ रही है भारत में, तो बहुत तेज़ी से आ रही है, बहुत स्पीड में आ रही है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस बहुत है। समुद्र में जो है हाई टेम्परेचर है, जो है लो हाई प्रेशर है और लो टेम्परेचर है। भारत में क्या उल्टा है, भारत में क्या है कि हाई टेम्परेचर है, लो प्रेशर है। तो अभी क्या है कि स्पीड बहुत तेज़ हो गई है हवा की, क्योंकि भारत में बहुत हीट है। मैं आपको बताऊँगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट इसका है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट काम करता है ज्योग्राफी में।
अब ये ईस्टर्न यूपी और नॉर्थ नॉर्थ इंडिया का ये जोन बहुत हीट है, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान जा चुका है। ठीक है, टेम्परेचर आपको पता है, ये लिखा है यहाँ पे, टर्बुलेंट ऑनसेट बाई हाउ अ पर्सन। ठीक है, अभी क्या है कि अग्रेनियन इम्पैक्ट क्या है खरीफ क्रॉप पे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एक तो मानसून लेट आ रहा है, और जहाँ पे बारिश हो रही है खूब बारिश हो रही है, क्यों? क्योंकि कन्वर्जेंस खूब है। कन्वर्जेंस क्यों है? क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच और ये लोग आपस में मिल रहे हैं, और इतनी तेज़ी से मिल रहे हैं कि जहाँ बारिश हो रही है वहाँ पे खूब बारिश हो रही है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इतना है, समुद्र में टेम्परेचर इतना कम है और भारत में टेम्परेचर लैंड में इतना ज़्यादा है। तो एक तो चीज़ ये हो गई, भारत में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा, तो उसके लिए भी और हीट ट्रैप होती रहती है। तो एक कारण ये है। तो इससे क्या होगा कि हमारे किसानों के लिए खरीफ क्रॉप की दिक्कतें आने वाली हैं। खरीफ क्रॉप की अब जो जुलाई के पहले वीक में बोनी थी, अब वो शायद डिले हो जाएगी, बिकॉज वर्षा ही नहीं हुई है। और जहाँ वर्षा होती है वहाँ खूब होती है। तो नॉर्थ इंडिया में तो अभी यूपी में तो वर्षा शायद हुई ही नहीं है, तो दिक्कत ये भी एक है। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल जो हुआ है, डिलेड सोइंग विंडो, ये क्या करेगा कि जो सोयाबीन और कॉटन क्रॉप हैं इनकी बुवाई रोक देगा। सोइंग डिलेमा क्या है? सडन लेट डाउनपोर्स जो है, मॉइस्चर जब 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 देर में आएगा तो जर्मिनेशन के लिए खूब टाइम होगा उसके पास नहीं। तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी खूब वेलोसिटी से आएगी, तो ये क्या होगा कि टॉप सॉइल को डैमेज भी करती है। ठीक है, जब खूब बारिश होगी तो डैमेज करेगी आकर के। जहाँ पर खूब बारिश एकदम हो जाएगी, बारिश होनी थी 100, हो गई 200, तो वहाँ पे क्रॉप को डेवलप करेगी, टॉप सॉइल को उड़ा देगी। सॉइल प्रोफाइल आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो वो उड़ा देगी, मतलब बेकार कर देगी ये। तो इसे बोलते हैं वाशिंग अवे जो है सोन सीड्स। जो भी सीड बोए गए हैं, इतनी तेज़ बारिश होगी कि जो अभी भी नए जो सीड बोए गए हैं उनको वो कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे इसके खिलाफ। अब क्या होता है लॉन्ग पीरियड एवरेज? क्या होता है दोस्तों? ये वो होता है कि जैसे मान लो मैं कहूँ कि भारत में क्या है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज से बोलते हैं कि 1971 से लेकर के 2020 तक, मतलब 50 साल का पीरियड जो है, उसमें कितनी बारिश हुई। ठीक है, उसको 50 से डिवाइड कर दिया गया, तो एक एवरेज आ गया। ठीक है, 1971 से लेकर के 2020 तक हर साल कितनी बारिश हुई, इसको ऐड कर लिया गया, 50 से डिवाइड कर दिया गया। इसको बोला, क्योंकि 50 साल है ना, 1971 से लेकर 2020 तक 50 साल हुए जा करके, तो उसको मान लिया गया कि हर साल उतना बारिश हुई। अब जो ये एवरेज निकल के आया है, इससे बताया जा रहा है कि कुछ परसेंटेज बारिश भारत में कम होगी। ठीक है, उससे भारत में बारिश कम होगी। क्यों? क्योंकि लेट मानसून आया है, जून हो गया है, अभी भी बारिश नहीं हो रही है। एक डिलेमा की बात है कि इतनी देर में बारिश अभी नहीं बारिश हुई है। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? भारत की 50% जो नेट सोन एरिया है, जो जहाँ पे क्रॉप बोई गई है, अभी भी उसमें इरिगेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, वो मानसून पे डिपेंडेंट है। तो ये भारत के फार्मर के लिए काफ़ी, भारत के किसान के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, क्योंकि डीजल पंप के आपको पता है दाम काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो वो कैसे ही, और सबके यहाँ मोटर नहीं लगे हैं, आपको पता होना चाहिए। 85% अभी भी आपके भारत में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। तो वो क्या करेंगे? उनकी रोजी रोटी पे एक तरीके से बात है, जब वो कमाएंगे कम तो जीडीपी पे एक्सपेंडिचर काफ़ी कम करेंगे। तो भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इससे 0.6% गिर सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। अब जब पानी आएगा तो ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होगा? अगर रोज रोज थोड़ा थोड़ा पानी गिरता भारत में, तो ग्राउंड वाटर भी आता। एकदम कभी बरसा नहीं, एकदम बरस गया तो क्या हुआ? एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी, फिर टॉप सॉइल उड़ गई। टॉप सॉइल जो इतनी अच्छी थी, न्यूट्रिएंट वाली थी, वो बेकार गई। जो बुवाई की गई थी वो भी बेकार गई। फ्लड्स अलग से आएंगे। तो सारी दिक्कतें लेकर के आता है जब फ्लैश फ्लड्स होते हैं, जब एकदम बारिश होती है और खूब सारी बारिश होती है, और फिर बारिश ही नहीं होती है कुछ दिन तक, तो एक दिक्कत आती है। ठीक है, एक्वीफर क्या होते हैं कि टैंक जो ज़मीन के अंदर है, जो प्राकृतिक रूप से जहाँ पानी स्टोर है, जब हम लोग अपने मोटर से नल से पानी निकालते हैं, वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी फ्रेश कहाँ से आता है? कोई वाटर कूलर तो लगा नहीं रखा बाहर जो है धरती के नीचे। तो धरती के नीचे एक ऐसा ही वाटर कूलर आप समझ लो प्रकृति ने लगा रखा है, जिसे बोलते हैं एक्वीफर। वहाँ से हम लोग पानी निकालते हैं। ठीक है, अब जब
अब जब फूड होगा नहीं तो भारत की फूड सिक्योरिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। तो बहुत सारे आप समझो दिक्कतें आएंगी इसमें, है ना। भारत के जो फार्मर है, बहुत 85% फार्मर है, उनके लिए दिक्कत वाली बात होगी। हालांकि सारे फार्मर नहीं, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। ठीक है, तो अर्बन रूरल फ्लडिंग होगी मुंबई जैसे शहरों में, है ना, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम बोगस है। पिछली बार देखा था आपने पंजाब में कितनी ज़्यादा फ्लड्स आई थी। अब रिकमेंडेशन क्या दी है इस आर्टिकल ने कि यूनिफॉर्म पैन इंडिया क्रॉपिंग मैंडेट, ठीक है, जो है उसको लाना चाहिए। ठीक है, उससे हट करके माइक्रो क्लाइमेट जोन करना चाहिए। अभी क्या है कि एक पूरा वो है, छोटे छोटे भागों में बांटो पूरे कंट्री को, और माइक्रो माइक्रो जोन बनाओ, और एक्सपांड करो इंस्टीट्यूशनल माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को, माइक्रो इरिगेशनल सिस्टम को, और फास्ट ट्रैक करो, मतलब ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ाओ डिप्लॉयमेंट ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, पंप वगैरह का, और शॉर्ट ड्यूरेशन और लॉन्ग ड्यूरेशन में टू डिकपल फ्रॉम एग्रीकल्चरल ईल्ड्स एंड इरेटिक मानसूनल पैटर्न। वही बात कर रहा है कि ऐसी कुछ प्लानिंग करो जिससे कि हम बच सकें इस चीज़ से। अब बचो कैसे, अगेन इस आर्टिकल में ऐसा कुछ बताया नहीं कि कुछ करना आपको है, बस कि कुछ सिस्टम ऐसा ले आओ, तो उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। बस यही कहा गया कि इरेटिक रेनफॉल से बचना हमें है। तो ड्रिप इरिगेशन कर सकते हो आप, जहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें मिलें जिससे कि टॉप सॉइल भी नहीं खत्म होगी। बट इसके लिए कुछ प्रीलिम्स के लिए दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है, वो है लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये 50 साल का पीरियड है जो 1971 से लेकर के 2020 तक है, जिसकी बेस लाइन है 868 mm बारिश। और अगर एल से 90% से मान लो हमने एवरेज निकाला, तो मान लो 100 यूनिट निकल के आई कि भारत में हर साल बारिश होती है 100 यूनिट, और इस बार सिर्फ 89 ही यूनिट बारिश हुई इस साल, तो मैं क्या बोलूँगा, इस समय बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुई, या फिर भारत में डेफिशिएंट रेनफॉल हुई, ये बोलेंगे हम। अब आर्टिकल दोस्तों छठा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी सिविक एंटाइटलमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने प्रपोजल दिया है कि पासपोर्ट सेवा दिवस, अभी वो एक प्रोग्राम करेगी, वो आई थिंक 30 जून से लेकर के 1 जुलाई तक 2 दिन का प्रोग्राम है नई दिल्ली में। जो आप पासपोर्ट होल्ड करते हो, जिससे आप फॉरेन में ट्रैवल करते हो, इंडियन पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट खाली है, वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। जिस तरीके से आधार कार्ड आपका सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, इसीलिए इसी तरीके से जो आपका इंडियन पासपोर्ट है वो भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ये क्लैरिफाई कर दिया है। स्ट्रक्चरल रियलिटीज़ क्या है, देखो पासपोर्ट जो एक्ट है 1967 का, वो साफ साफ कहता है कि ये सिर्फ ट्रांजिट, मतलब कि आप ट्रैवल करते हो भारत से यूएसए गए तो उसके लिए है, और आइडेंटिटी की आप कहाँ से हो, भारत से और पाकिस्तान से हो, तो वो पासपोर्ट आपको ये मदद करने में हेल्प करता है दूसरे कंट्री की एम्बेसी या पोर्ट में। मान लो मैं इंडिया से गया यूएसए में और न्यूयॉर्क में मैंने लैंड किया, तो वहाँ के ऑफिसर्स मेरा पासपोर्ट देखेंगे, तो वो क्या दिखाता है कि मैं इंडिया का हूँ, है ना। ये पासपोर्ट का इतना काम है बस, और ट्रांजिट करवाना आपको। ये कोई नागरिकता का सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है कि मैं भारत का नागरिक हूँ। हाँ, भारत सरकार ने दे रखा है कि भारत की तरफ से ट्रैवल कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। क्या भूटान के नागरिक को मिल सकता है भारत की तरफ से? हाँ मिल सकता है। मान लो नेपाल का कोई आदमी है जो भारत में उसने खूब सारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और वो चाहता है कि वो भारत के पासपोर्ट पे, चूँकि भारत के पासपोर्ट में काफ़ी फ्री एंट्री मिलती है, तो वो भारत के पासपोर्ट पे टहले, तो हमें टहल सकता है अगर भारत की सरकार उसको पासपोर्ट इशू करे। अब पासपोर्ट इशू कब हो, उसके लिए बहुत कुछ जो है आप कह लो कि देखा जाता है कि वो उसका ट्रैक रिकॉर्ड की क्या है क्या नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखते हैं सरकार, वो उसका क्राइटेरिया होता है अपना। अभी यहाँ पे आर्टिकल में क्या किया गया है कि जो पासपोर्ट आपका है उसको आप यूज़ नहीं कर सकते हो अगर मान लो SIR में, वोटिंग में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो भी हुआ है, अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम काट दिया गया है या आप वोटर नहीं हो, तो क्या मैं अपना पासपोर्ट शो कर सकता हूँ कि सर देखिए मेरे पास तो पासपोर्ट भी है,
मुझे आपने कैसे निकाल दिया? अरे हो सकता है मैं भूटान का नागरिक हूँ या नेपाल का नागरिक हूँ, तो मेरा नाम काट दिया गया हो वोटर लिस्ट से, है ना। लेकिन मैं तो पासपोर्ट भी इसको रख सकता हूँ ना, पासपोर्ट, क्योंकि सरकार ने बोल दिया है ना कि पासपोर्ट इज़ नॉट अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट। तो हाँ, हो सकता है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक के आर्टिकल्स दे रखे हैं, और इसके लिए सरकार ने इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा आर्टिकल 5 से 11 तक। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसके तहत ही नागरिकता आपको मिलती है या खोती है। ड्यू डिलिजेंस की यही सब चीज़ें, बर्थ है, प्रूफ है, आधार है, पैन, इसके बेसिस पे आपको मिल सकता है। वेरीफाई करने के बाद में आपको पासपोर्ट मिल सकता है। इफ़ अ पर्सन सिटीजनशिप इज चैलेंज्ड बाय एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, फॉरेन ट्राइब्यूनल, पोजीशन ऑफ डज नॉट स्टॉप अ लीगल इंक्वायरी, कि आपके पास पासपोर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लीगल इंक्वायरी जो है आपको बंद कर दी जाएगी। हो सकती है, बिकॉज सिर्फ पासपोर्ट आपके पास है इसका मतलब नहीं कि आप भारतीय हो। ह्यूमन रिसोर्स मोबिलिटी फोरम, ये एक फोरम बनाया गया है MEA के द्वारा, जो कि 30 जून से 1 जुलाई के बीच में होगा। इसमें इथिकल माइग्रेशन प्रैक्टिसेस बताई जाएंगी कि आपको कैसे बाहर ट्रैवल करना है, सिविक सेंस। बिकॉज अभी हुआ क्या है कि जो वीज़ा फ्री एंट्री जो थी कैम्बोडिया वगैरह में, तो उसमें भारत उसने कैंसिल कर दिया, बिकॉज भारत के लोग जाते थे वहाँ पे और खूब गंदगी फैलाते थे, है ना, भारत का नाम खराब करते थे। तो इसलिए शायद ये किया जा रहा है। और एक इसकी बात और भी है कि अभी आपको पता है डंकी रूट, जब USA ने हथकड़ी बांध करके भारत के लोगों को भेजा था यहाँ पे कि इलीगल माइग्रेंट डैरियन गैप जो है साउथ अमेरिका में, वहाँ से जा करके ये लोग डंकी रूट ले करके USA में एंट्री करते थे, ठीक है, उसको रोकना। तो कोई अगर आदमी ऐसा, मतलब मुझसे कोई कहे कि भैया 50 लाख रुपए लाओ, मैं तुम्हें USA में एंट्री दिला दूंगा, तो मैं कहूँगा ठीक, 50 लाख ले लो, मुझे अच्छी लाइफ मिलेगी USA में, डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे, ठीक है, दे दो। तो अब वो आदमी नकली, फेक है। अब ऐसे इंसान पर सरकार क्रैकडाउन करेगी जो सिटीजन्स को, नागरिकों को देश के बाहर भेजती है, हाई रिस्क जोन में है। और साउथ अमेरिका आपको पता है हाई रिस्क जोन कंट्री है, वहाँ से जा करके आप USA ले जा रहे हो, उस सिटीजन को आपने कम चीज़ें बताई हैं, तो कैसे आप कल को आप कहीं पर भी भेज सकते हो उसको। तो इसके लिए सरकार, और पासपोर्ट की सुविधा भी सरकार दे रही है। MEA ने ये बात की है कि चिप इनेबल्ड पासपोर्ट, और 10% जो अभी तक जितने भी पासपोर्ट इशू किए गए हैं, 10% पासपोर्ट जो है वो पासपोर्ट हो चुके हैं। अभी देखो ये हमने वाइट में नो डाउट लगा रखा। अभी पासपोर्ट जो क्या है, इसको ICAO के द्वारा ऐलान किया जाएगा। मतलब ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये UN की स्पेशलाइज एजेंसी है जो रूल्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड और सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाती है। इसी के प्रोटोकॉल्स के देख रेख और इसी के बेसिस पे भारत भी ने अपना पासपोर्ट एक तरीके से ये लॉन्च किया था, सेवा लॉन्च की थी। और ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके हेडक्वार्टर हैं मॉन्ट्रियल कनाडा में। 193 इसके मेंबर्स हैं। लाइचेंस्टाइन इसका मेंबर नहीं है, बिकॉज वो इतना छोटा कंट्री यूरोप में है कि वहाँ पर कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ही नहीं। वो फ्रांस और जर्मनी की ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है यूज़ करता है, वैसे भी वो यूरोप का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, IAO कोई फाइन नहीं करता है इंटरनेशनल एयरलाइंस को, वो सिर्फ गाइडलाइंस इशू करता है, और ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, ये आप याद रखिएगा। आप आते हैं पार्ट 7 पे, सिर्फ पार्ट 10 हैं आपके पास। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और फ्रेमवर्क एंड टेक वेपनाइजेशन। आपको पता दोस्तों है 2025 में टेरर अटैक जो हुआ था पहलगाम, उसकी चार्जशीट फाइल जब की गई कि आखिर कौन कौन लोग थे, दोषी थे, तो कुछ उसमें हमें पता लगा है। NIA ने चार्जशीट फाइल की थी और उन्होंने कहा था कि जो टेररिस्ट लोग हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये जो इन्वेस्टिगेशन वाई फाइल की गई है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस, ऐसा नहीं किसी ने बताया NIA को ये लोग थे, यहाँ से आए थे, ऐसे थे, आए थे, ऐसा नहीं हुआ। हमने क्या हुआ, डिजिटल टूल का इस्तेमाल किया है कि एडवांस डिजिटल सिग्नल फोरेंसिक प्लस डेटा रिकवरी फ्रॉम
इनक्रिप्टेड डिवाइसेस, हमने कुछ डिवाइसेस वहाँ से पाई हैं जो आतंकवादी यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो ये दिखाता है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर प्रॉक्सी वॉरफेयर हो गया। अब टेरर ग्रुप्स जो हैं उनकी स्ट्रैटेजी शिफ्ट हो गई है लेगेसी कम्युनिकेशन चैनल से लेकर के अब वो क्या है, कंज्यूमर ग्रेड और डिसेंट्रलाइज्ड टूल पे बात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब कमांड कोई एक जगह से नहीं आएगी कि अब वो एक तरीके से पैसे लेके काम करते हैं कि पाकिस्तान के मिलिट्री ने पैसे दे दिए किसी आतंकवादी ग्रुप को कि हाँ लो तुम्हें अटैक करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, वो तुम जानो अपना। तो अब डिसेंट्रलाइज्ड टेररिज्म हो गया है पाकिस्तान में। आइए समझो इस तरीके से आप, भारत में डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, डेमोक्रेसी का, पाकिस्तान में हो रहा है डिसेंट्रलाइजेशन टेररिज्म का कि कैसे आतंकवाद में फैलाना है, तो वहाँ पर एक अलग ही गेम चल रहा है। ठीक है, तो टूरिस्ट ने क्या किया था, टेररिस्ट ने क्या किया था, आतंकवादी थे, इन्होंने जो टूरिज़्म जो आता है जम्मू कश्मीर में उसका एक ट्रैकिंग ये सब बना रखा था कि कब आएंगे कब मारेंगे, और कुछ फ़ोन उनके 2 सेल फोन बरामद हुए हैं जिससे कंप्लीट ऑपरेशन लूप जो है आतंकवादियों का वो मालूम पड़ गया है। ठीक है, तो HD इमेज इन्होंने आतंकवादियों ने इकट्ठा की थी कि कहाँ पे टूरिस्ट लोग इकट्ठा होते हैं, लोकेशन सब कुछ उन्होंने रखी थी। एंड टू एंड एनक्रिप्शन चैट लॉग्स जो थी वो पाकिस्तान के हैंडलर यूज़ कर रहे थे। जैसे मान लो आतंकवादी जो जो डिवाइस यूज़ कर रहे थे उस डिवाइस से जिन्होंने अटैक किया था भारत पर, भारत में घुस करके, उनकी डिवाइस और पाकिस्तान की डिवाइस से एक एंड टू एंड इनक्रिप्शन, जैसे हम लोग व्हाट्सएप में अपने यूज़ करते हैं कि मैंने किसी पर हाय लिखा तो मेरा हाय और जो मैंने अपने किसी को भेजा है हाय लिख करके सिर्फ वही पढ़ सकता है, तीसरा कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है। इवन व्हाट्सएप भी कोई नहीं पढ़ सकता है, हालांकि पढ़ सकता है वो एक्सट्रीम केसेस में पढ़ सकता है, अदरवाइज नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो यही बात है, पाकिस्तान जब उसको तोड़ा गया इनक्रिप्शन को, जब डिक्रिप्ट किया गया तो पता लगा कि पाकिस्तान का वो हैंडलर था। और आई थिंक भारत को ये बात उठानी चाहिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में ये कंफर्म करता है कि जो टेररिस्ट थे उनकी स्ट्रैटेजी शिफ्ट कर गई है सैटेलाइट फ़ोन से। सैटेलाइट फ़ोन्स कुड बी यूज्ड, ऐसा पाया है। अब अभी क्या है, वो तो यूज़ करते हैं, अब उन्होंने लोकलाइज्ड डेटा इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी एक तरीके से इंक्रिप्शन मेथड, जैसा कि बताया था मैंने आपको, कि वो खुद का फ़ोन और पाकिस्तान में जो बैठे हुए एजेंसी लोग हैं वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी एंड सर्विलांस चैलेंज भारत के लिए क्या है। देखिए, भारत में जो है भारत की आर्मी और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, ये दोनों लोग फिजिकल बॉर्डर्स जो हैं कंट्रोल उनका है फिजिकल बॉर्डर्स पे, कि बॉर्डर पे जो ट्रांजिट पॉइंट है चौराहे पे है ना, तिकोने पे, इन पे सब पे वो तैनात रहते हैं। अब हर किसी घर में तो हम रख नहीं पाएंगे ना कि जम्मू कश्मीर की 2 करोड़ की आबादी है और फिर सबको हम गार्ड करें, और सारे लोग पूरे होते भी नहीं हैं। ठीक है, तो एक तरीके से अभी क्या हुआ कि ये जो उन्होंने लोकलाइज जो काम कर रखा है आतंकवादियों ने, ये काफ़ी चिंता वाली बात है कि अभी क्या है कि कोई भी लोकल आदमी पाकिस्तानों ने जो सिविलियन जो पर्पज़ के लिए जो यूज़ होता है उसको उन्होंने अब तरीका बनाया है कि उसको भी यूज़ करेंगे वो लोग, और बहुत ही लोकलाइज्ड टेररिज्म हो गया है, ऐसा बात बोली जा रही है यहाँ पे। आप लोग नोट्स पढ़ लेना, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं और काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब नेचर ऑफ क्रॉस बॉर्डर प्रॉक्सी वॉरफेयर इवॉल्व कर चुका है। फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन अब ओपन सोर्स डिजिटल टूल में बदल गया है कि फिजिकल इन्फिल्ट्रेशन तो हो रही है, आखिरकार आतंकवादी आए थे और कुछ तो आतंकवादी भारत के ही थे, मतलब जम्मू कश्मीर के ही लोग थे। अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए वो लोग करें, सोचो अगर हमें फ़ोन ना मिलते तो शायद हम जान भी नहीं पाते कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, वे हेड क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना ताकि हम कैसे डोमेस्टिक टूल्स डेवलप कर पाएँ आवाम जानने के लिए, और क्रिएट जियो फेंसिंग प्रोटोकॉल्स की जोग्राफिकल फेंसिंग जो हमें कर पाएँ जहाँ पर हमें लगता है कि हाँ यहाँ से आतंकवादी आ सकते हैं, जहाँ जहाँ से अभी तक जितने भी आतंकवादी आए हैं जहाँ जहाँ से उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं। और NIA को कब बनाया गया था ये आपसे पूछ सकते हैं। 2008 में बनाया गया था मुंबई अटैक के बाद में। इसका प्राइम काम था कि टेररिज्म से लड़ाई करना है,
टेररिज्म जो करता है उनसे उनको सबक सिखाना है, और विदाउट रिक्वायरिंग स्टेट परमिशन, किसी भी राज्य की स्टेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है आतंकवादी के मामलों में। पार्ट 8 दोस्तों पढ़ते हैं, जुडिशियल काउंटर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, सेव लाइफ फाउंडेशन जजमेंट एंड राइट टू ट्रामा केस। ये बहुत, राइट टू ट्रामा केयर बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट दोस्तों है। सेव लाइफ फाउंडेशन एक एनजीओ है। अभी मैं पहले आपसे एनजीओ की बात कर रहा था, देखो यहाँ पे एनजीओ आई गया। इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसे मान लो सड़क पे कोई आदमी, सड़क मान लो कोई जा रहा है और उसका एक्सीडेंट मान लो हो गया। अब दूसरा आदमी आया जिसका नाम ए है। अब ए वाला इंसान तो अच्छा आदमी है। अभी क्या है कि पहले क्या था कि मैं अगर इसको अस्पताल पहुंचा दूं तो पुलिस इंट्रोगेशन करेगी मेरा कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों उठाया, मतलब उठाया। तो पता लगा कि मैंने इसकी हेल्प भी बेचारे की थी और अब पुलिस मुझसे ही सब पूछताछ कर रही है। तो कोई झमेले में क्यों पड़े भाई, है ना। दया आती है, अच्छी बात, लेकिन दया के बाद में एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन हो, आप पर लोग उंगली उठाएं, ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो 26 मार्च में केस आया, इस पर बात हो रही है। तो सभी स्टेट और यूटी को डायरेक्टिव दिया गया है कि एक्सेस टू इमीडिएट ट्रॉमा एंड इमरजेंसी केयर इज़ नॉट अ मियर एडमिनिस्ट्रेटिव वेलफेयर मेजर बट इंटीग्रल एंड जस्टिसिएबल कंपोनेंट ऑफ राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 के तहत, कि तुरंत से तुरंत आप एक ऐसी चीज़ बनाइए कि मान लो मैं गया और मैंने देखा कि कोई इंसान का एक्सीडेंट हो गया है और बस वो मरने वाला है। अगर उसको केयर नहीं मिली तो वो आधे घंटे में मर जाएगा, खूब ब्लीडिंग उसकी हो रही है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो अभी मैं क्या है, अभी मुझे पता नहीं कि कहाँ डायल करना है, नंबर कौन सा, क्योंकि इतने नंबर हैं, एम्बुलेंस के हो गया, पुलिस के हो गया, फायर ब्रिगेड के हो गया। कई बार होता ना कि ऐसी सिचुएशन में याद नहीं नंबर आते हैं, इतने सारे नंबर हैं, है ना। जैसे लखनऊ में भी जो आग लगी है, तो अभी हो सकता है किसी को ना मालूम हो, पुलिस का तो सबका मालूम है 100 नंबर, लेकिन आग वाले का नाम नंबर ना पता हो तो क्या करेगा वो, किसको बुलाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि सारी जो फायर ब्रिगेड हो गया हो या पुलिस हो गई हो या फिर एम्बुलेंस हो गई हो, सबको एक नंबर के अंदर लेके आओ। जब मैं फ़ोन करूँगा, जो मेरा फ़ोन उठाएगी मुझसे पूछेगी भैया कहाँ से बात कर रहे हो आप, मान लो मैंने फ़ोन किया है उस नंबर पे, तो बोलेगी कहाँ से बोल रहे हो, मैं कहूँगा सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। तो बोलेगा अच्छा तुम एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे हो, तो वो अपने आप खुद वो एम्बुलेंस भेज देगा। अगर मान लो मैंने कहा कि भैया जल्दी से भेज दो, यहाँ आग लग गई है, तो वो आग वाले को भेजेगा। ये जिम्मेदारी उस ऑफिसर की है जो लखनऊ में या दिल्ली में कमांड में बैठा हुआ है, फिर वो खुद अपने हिसाब से भेजेगा क्योंकि उसको सारे नंबर पता है। अब मैं चूँकि नॉर्मल आदमी हूँ, हो सकता है कि मुझे नंबर ना याद हो या इतना मैं शायद जानकारी ना रखता हूँ, तो एक नंबर अगर होगा तो काफ़ी अच्छी बात होगी, ये बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, और जब मैं उसको लेके जाऊँगा तो किसी भी, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, उसमें फ़ीस नहीं ली जाएगी मुझसे, ठीक है। बाद में सरकार इसको एक्सपेंस करेगी, या जो गाड़ी, जिस गाड़ी पर वो बैठा था उस गाड़ी की जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो भुगतान करेगी। अगर नहीं होगा तो केंद्र सरकार ही उसका भुगतान करेगी, ऐसा बताया गया है। ऐसा इसलिए कि पता लगा मैं ले जाऊँ, फिर मैं मान लो किसी भी को, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और मैं उसको ले गया अस्पताल, अब मैं अपने पास से थोड़ी पैसे दूंगा भाई, हो सकता है मैं गरीब हूँ, अगर मैं अरबपति हूँ तो कोई बात नहीं। अगर मैं गरीब हूँ और मैंने किसी को देखा, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब मैं उसको ले जा पा रहा हूँ, इतनी ही हेल्प बहुत होती है। अब आप कहो कि मैं इसकी हेल्प करूँ और फिर इसके लिए दवाई लाऊँ, पैसे लाऊँ, इतने पैसे नहीं मेरे पास है ना। तो सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये अगर कोई किसी का एक्सीडेंट होता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है आर्टिकल 21 के तहत कि राइट टू ट्रॉमा केयर, कि जल्दी से उसको अस्पताल ले जाओ और भर्ती कराओ जा करके, ठीक है। अटॉर्नी आर वेंकट रमनी का प्रपोजल जो है एक्सेप्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने। टाइम बाउंड मैनर ने एड्रेस करो इंडिया इमरजेंसी रिस्पांस जो है, इसका एंटी मतलब जो फ्रैगमेंटेड है कि दुनिया भर में आग का नंबर अलग है, आग वाला नंबर अलग है, एम्बुलेंस का अलग है, पुलिस का अलग है, तो सारे नंबर्स को एक नंबर के अंदर ले आइए, ठीक है। एम्बुलेंस, पुलिस, फायर ब्रिगेड, इन सब का तो यूनिवर्सल नंबर ले आओ भारत में एक, ये बोला गया है। और ऑल एम्बुलेंस जो है जीपीएस सारी इक्विप्ड हो, ऐसा नहीं कि जीपीएस पता नहीं लग पाए, तो उसका ऑनलाइन ट्रैकिंग होता रहे। कल को मान लो अगर कोई दुर्घटना होती है और एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंच पाती है तो जीपीएस ट्रैक किया जा सके। अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है तो
तो इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? ड्राइवर की होगी। तो जीपीएस ट्रैकिंग भी उस एम्बुलेंस में होनी चाहिए। नेशनल एंड स्टेट ट्रॉमा रजिस्ट्रीज़ कि सबका एक रजिस्टर बनाओ और सारी डिटेल फाइल करो, वो बहुत सारी जगह काम आ सकती है। राहत है, एक स्कीम है, रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। राहत स्कीम, पीएम राहत स्कीम सरकार ने 2017 में आई थिंक लॉन्च की थी। इसमें कहा गया था कि कैशलेस ट्रॉमा केयर टू एक्सीडेंट विक्टिम ड्यूरिंग क्रिटिकल गोल्डन आवर। गोल्डन आवर दोस्तों क्या होते हैं? ये वो आवर होते हैं कि मान लो किसी इंसान का एक्सीडेंट हुआ और 20 से 25 मिनट में या आधा घंटा के अंदर अंदर अगर उसको भर्ती कर लिया गया तो वो बच सकता है। तो इसे बोलते हैं गोल्डन आवर। किसी भी इंसान का एक्सीडेंट होने से 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर जो भी टाइम उसका हुआ, कितनी गहरी चोट लगी है, तो वो हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। चोट लगने के हिसाब से कुछ लोग तो टक्कर लगते ही मर जाते हैं, तो उनका तो गोल्डन आवर 0 होता है। बट किसी किसी क्या होता है, घंटा भर 2 घंटा भर जिंदा रहते हैं। अगर उस समय इनको जल्दी भर्ती कर दिया गया तो ये काफ़ी अच्छा होगा। तो इसलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्विफ्ट इज़ द मेडिसिन। स्विफ्टनेस मतलब जितनी जल्दी हो सके उसको अस्पताल ले जाओ। सबसे पहली मेडिसिन तो यही होगा जा करके, बाद में गोली और इंजेक्शन बाद में लगेगा। सबसे पहली मेडिसिन तो ये है कि उसको जल्दी अस्पताल ले जाओ। या राइट टू हॉस्पिटल एज क्विकली, रश टू हॉस्पिटल एज क्विकली एज पॉसिबल। सेव लाइफ फाउंडेशन क्या है कि ये जुडिशियल एक्सपांसन की बात, इसने जुडिशियल एक्सपांसन कर दिया आर्टिकल 21 का और बढ़ा दिया। आर्टिकल 21 वैसे भी बढ़ रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल होता जा रहा है। ये अच्छी बात है कि भारत के लोग जब जितना आर्टिकल 21 बढ़ेगा उतना भारत में सोशल डेमोक्रेसी बढ़ेगी। ये आप समझ के रखिए, ये आप मीन्स में लिख सकते हो आंसर कि जितना आर्टिकल 21 बढ़ेगा सोशल डेमोक्रेसी भारत में उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, जो कि अच्छी बात है। गरीबों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। अमीर तो वैसे भी फ़ायदे लेते ही हैं इस चीज़ का। ठीक है, गोल्डन आवर बात आ गई। तो ये दोस्तों आर्टिकल थे। पीएम राहत स्कीम के बारे में बता दिया मैंने आपको। मैंने ये सब एक कवर कर रखा है। यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स हैं। 1.5 लाख के अगर अंदर का ट्रांजेक्शन जल्दी उसको पेशेंट को ले जाओ। पॉइंट्स 7 दिन के अप टू 7 डेज ट्रीटमेंट सरकार ने कहा है, खर्चा देंगे हम उसका। फिर तो उसके कोई फैमिली मेम्बर आ ही जाएंगे, फिर वो खर्चा करेंगे आकर के, नो डाउट। एनी कैटेगरी एक्सीडेंट, बट मोटर व्हीकल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पैदल जा रहे थे एक्सीडेंट हो गया तो वो नहीं। ऑल विक्टिम्स, चाहे भारत का हो चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे अगर भारत की ज़मीन पे हुआ है उसका एक्सीडेंट, तो भारत सरकार उसका, मान लो कोई विदेश से कोई आदमी टहलने आया है, फॉरेनर, फ्रांस से, जर्मनी से, और उसका एक्सीडेंट हो गया तो भी भारत सरकार ही इसका पे करेगी। ये अच्छी बात है। ठीक है, अगर अनइंश्योर्ड बाइक है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर इंश्योर्ड बाइक है तो वो बीमा कंपनी भरेगी। और अभी भी आयुष्मान के तहत 36,000 हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हो चुके हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड अकाउंट रिपोर्ट है, ई-डायर रिपोर्ट है, ये इसका पार्ट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। काफ़ी अच्छा लगा, डिस्कस किया मैंने, काफ़ी डिटेल में लिया है और हर अच्छे से तरीके नोट्स आपको बताए हैं। सब कुछ अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एक बटन है लाल सफ़ेद कलर की, उसको दबा दीजिए प्लीज़। लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने लोगों से। और मैं ऐसा कंटेंट रोज़ लाऊंगा। अभी मैं सिर्फ स्टैटिक का भी कंटेंट लाऊंगा, पॉलिटी का, इकॉनमी का, सारे हिस्ट्री सबका आएगा। बेस्ट कंटेंट आएगा। खुद के नोट्स बनाऊंगा ताकि आप कोई रिवीजन कर पाए। कई बार होता क्या है कि बुक से हम नहीं कर पाते हैं, बुक में पूरे पूरे सेंटेंसेस लिखे होते हैं, वो पढ़ने में दिक्कत होती है। हमें क्विक पॉइंटर चाहिए जो हमें रेडी टू यूज़ हो हमारे लिए। और आपको पता होगा कितना आज हमने मेंस का डिस्कस किया और प्रीलिम्स का तो डिस्कस होता ही है इनडायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।